हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को डिस्कस करते चलेंगे जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। जिस तरीके से राम जन्मभूमि के शिलान्यास की डेट आ गई है, उस न्यूज़ को देखेंगे। आज से ग्राहकों के लिए यानी कि हमारे और आपके लिए कौन से नए कानून मिल जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और देश में किस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है तेज़ी से, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स, बिजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को, एडिटोरियल पेज को भी कवर किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। इसलिए खुद को डिजर्विंग बनाइए, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन मिलता उसे ही है जो डिजर्व करता है। यानी आप अगर किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए। आप में किस चीज़ की काबिलियत है, आप किस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानिए। आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, कौन सी चीज़ आपके हित में है, तो उसी चीज़ की चाह आपको रखनी भी चाहिए और वो आपको मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट जाना चाहता है बैंक में और तैयारी करता है एसएससी की। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है बैंक में नौकरी करने की और आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को, आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स पे आपकी ज़्यादा पकड़ है, बैंकिंग सेक्टर की यानी इकोनॉमिक न्यूज़ आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो यानी कि आप बैंकिंग सेक्टर को डिज़र्व करते हैं। और अगर आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो बहुत उसमें लंबा समय लग जाएगा और काफ़ी हद तक हो भी सके कि आपको सफलता ना मिले। इसलिए जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, आपका मन करे, उसकी तैयारी करिए और सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए अपनी आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली है, प्रधानमंत्री 5 अगस्त को करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या आएंगे और शायद आडवाणी और जोशी को भी बुलाया जाएगा। दूसरी न्यूज़ है कि देश में पहली बार 24 घंटे में 40,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। और तीसरी न्यूज़ है, आज से ग्राहकों को मिलेंगे कई और हक। ये तीनों न्यूज़ डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के शुभारंभ की शुभ घड़ी अब आ गई है। भूमि पूजन की तिथि तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो कि भूमि पूजन की वजह से ऐतिहासिक तिथि में शुमार होगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन का कार्यक्रम पूरी तरह से तय किया जा चुका है। वह अयोध्या में करीब 3 घंटे गुजारेंगे। शनिवार को टूरिस्टों की बैठक के निर्णय के बाद, यहाँ पर ट्रस्टियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि 3 और 5 अगस्त की 2 संभावित तिथियों पर विकल्प देते हुए उनमें भूमि पूजन का अनुरोध किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इन्हीं 2 में से 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन के लिए तय की गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन का कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। प्रधानमंत्री से भूमि पूजन कराने के पीछे ट्रस्ट की स्पष्ट मान्यता है। उन्होंने बताया कि भगवान राम आस्था के केंद्र ही नहीं, राष्ट्र पुरुष के तौर पर प्रतिष्ठित है और उनका मंदिर वस्तुतः राष्ट्र मंदिर ही है। दूसरी न्यूज़ है, देश में पहली बार 24 घंटे में 40,000 से ज़्यादा नए मामले। देश में पहली बार रविवार को 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि करीब 7 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना के मामलों में मृत्यु दर क्रमशः घट रही है। देश में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 2.49% है, जो कि अन्य देशों की तुलना में कम है। 5 राज्यों में तो मृत्यु दर 0 है, जबकि 14 राज्यों में 1% से भी कम है। नेक्स्ट है न्यूज़ कि आज से ग्राहकों को मिलेंगे कई और हक। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान सोमवार से प्रभावित हो जाएंगे।
यह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेंगे। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में लाया गया है। एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव या प्रावधान है। इस प्राधिकरण के पास 2 से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने और 50 लाख रुपए तक जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। अब जो अहम प्रावधान है या जो हमें कानून मिले हैं उनके बारे में जान लीजिए, पॉइंट वाइज हैं। जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन। दोनों पक्ष सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ से ऊपर के केस की सुनवाई। सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज़्यादा पैसा लेने की शिकायत पर होगी कार्रवाई। कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत। तो ये नेशनल न्यूज़ थी हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई जनवरी तक टली, और दूसरी न्यूज़ है दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 6 लाख के पार। पहली न्यूज़ है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार की मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर रविवार को यरूशलेम जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नेतन्याहू के वकील अदालत को यह समझाने में सफल रहे कि कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई में कई तरह की परेशानी आ सकती है। नेतन्याहू इजराइल के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप तय हुए हैं। उन पर कारोबारियों से महंगे उपहार लेने के आरोप में है और बेंजामिन नेतन्याहू मई में अदालत में उपस्थित भी हुए थे। रविवार को उन्हें पेशी से छूट मिल गई थी। 3 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि जनवरी से हर हफ्ते 3 दिन सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 6 लाख के पार। कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोगों की मौत अमेरिका में हुई है, लगभग 1.5 लाख। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जहां पर अब तक 78,772 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की तादाद के मामले में ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,59,848 नए मामले मिले हैं। अब तक एक दिन में इतनी बड़ी संख्या मरीज नहीं मिले थे। इसमें पहले शुक्रवार को रिकॉर्ड संख्या में 2,37,743 मरीज मिले थे। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1.42 लाख करोड़ हो गई है। एक दिन में बीमारी से जान गंवाने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 7,360 लोगों की मौत हुई है। 10 मई के बाद पहली बार जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। औसत रूप से जुलाई में प्रतिदिन 4,800 लोगों की मौत हो रही है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि बदली आदत, लोग घरों में रखने लगे नकदी। ये आरबीआई के एक डाटा में तस्वीर सामने आई है। और दूसरी न्यूज़ है कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नज़र। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना वायरस ने लोगों की कई तरह की आदतें बदल दी हैं। मसलन बेवजह घर से निकलना या हमेशा मुंह पर मास्क लगाना या बाहर से घर आकर पहले हाथ साफ करना। इसके साथ ही नकदी को लेकर भी एक आदत बदलती नजर आ रही है। आंकड़े बताते हैं कि लोगों ने अब नकदी घर में रखना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से करेंसी प्रबंधन से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 3 जुलाई 2020 को 4,61,643 करोड़ रुपए की नकदी लोगों के पास थी। 10 अप्रैल 2020 को यह राशि सिर्फ 3
5,694 करोड़ रुपए थी। इस संदर्भ में आरबीआई का एक दूसरा आंकड़ा है जो बताता है कि बाजार में नकदी का प्रसार यानी कि नोट इन सर्कुलेशन अभी तक के सारे रिकॉर्ड को पार कर चुका है। 17 जुलाई 2020 को 26.39 लाख करोड़ रुपए की नकदी सर्कुलेशन में थी। एक वर्ष पहले 12 जुलाई 2019 को यह राशि 21.79 लाख करोड़ रुपए थी। एक तरफ से देखा जाए तो सिस्टम में नकदी कम करने की सरकार और केंद्रीय बैंक की कोशिश पूरी तरह से विफल होती दिख रही है। नोटबंदी के समय सरकार का कहना था कि उसका एक मकसद सिस्टम में नकदी प्रसार को कम करना है। सिस्टम में नोट व सिक्के ज़्यादा होने की लागत ज़्यादा आती है। सरकार इनकी जगह डिजिटल भुगतान को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। वैसे नोटबंदी के साल भर बाद सिस्टम में नकदी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नवंबर 2019 में राज्यसभा में बताया कि नोटबंदी लागू करने के समय सिस्टम में 17.71 लाख करोड़ रुपए की नकदी थी, जो 31 मई 2019 को 21.71 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कंपनी के नतीजों पर रहेगी नज़र। पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी घरेलू शेयर बाजार की चाल कुल मिलाकर तिमाही नतीजों से ही आसपास केंद्रित रहेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अब तक घोषित नतीजे उतने निराशाजनक नहीं रहे हैं जितने की आशंका थी। जानकारों का मानना है कि कोरोना के बढ़ते और घटते मामले और दुनिया भर में राजनीतिक आर्थिक घटना चक्र या घटनाक्रम की शेयर बाजारों को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा मानसून की बढ़ती चाल और आर्थिक गतिविधियों की गति भी निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश संबंधित फैसले लेने में मदद करेंगे। शेयरों को एचडीएफसी बैंक के शेयर में गहमागहमी दिख रही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे बीते शनिवार को जाहिर किए हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा विदेश बाजारों से मिल रहे संकेतों पर ही घरेलू बाजार की चाल निर्भर करेगी। इसके अलावा मानसून की चाल पर भी निवेशक पैनी नजर रखेंगे। तो ये बिजनेस पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कम्युनिस्टों के निशाने पर श्री राम, यानी कि भगवान श्री राम। जैसे नेपाल और भारत एक सांस्कृतिक इकाई है, वैसे ही दोनों देशों के वाम दल एक जैसे सांस्कृतिक विरोधी धारणा से लैस हैं। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है नए शक्ति समीकरण का शिकार चाबहार। अफगानिस्तान और भारत को जोड़ने वाले चाबहार प्रोजेक्ट में देरी की बड़ी वजह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध है। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं कैप्टन आर विक्रम सिंह। और तीसरा आर्टिकल है नेपाल की शरारत। जिस तरीके से किशनगंज में नेपाली सुरक्षा प्रहरियों द्वारा फायरिंग की गई है, उसमें एक किसान घायल हो गया है। ये एक नेपाल की सिर्फ शरारत बोला जा सकता है। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कम्युनिस्टों के निशाने पर श्री राम। भारत और नेपाल दो देश हैं, लेकिन संस्कृति एक है। दोनों की जीवन शैली एक है। दोनों की आस्तिकता एक है। उपास्य देवी देवता एक है। नेपाल के पशुपतिनाथ और काशी के शिव एक हैं। नेपाल की वागेश्वरी और भारत की विंध्याचली देवी या महाकाली एक ही हैं। नेपाल की 85% जनसंख्या हिंदू है। भारत की भी स्थिति ऐसी ही है। दोनों देशों के हिंदू अयोध्या में जन्मे श्री राम के प्रति गहन आस्था से भरे पूरे हैं। दोनों देशों का सांस्कृतिक प्रवाह एक है। सरहदें सांस्कृतिक प्रवाह नहीं रोक पाती हैं। भारत नेपाल की सीमाएं भी धार्मिक आस्तिकता और सांस्कृतिक आवाजाही नहीं रोक पाईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों की आत्मीयता और सांस्कृतिक एकता के संवर्धन के लिए जब जनकपुर गए थे, तब नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनके साथ जनकपुर के अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया था। अब इन्हीं ओली ने नेपाल के वीरगंज के पास ठोरी को श्री राम जन्मभूमि बताते हुए कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है। उनके बयान से नेपाल और भारत के हिंदू आहत हैं। भारत और नेपाल का जनमानस श्री राम और अयोध्या के प्रति श्रद्धालु है। इस शरारतपूर्ण बयान का स्वाभाविक ही तीखी प्रतिक्रिया हुई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने टिप्पणी की।
ओली के बयान ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब ओली से कलयुगी की नई रामायण सुनने की उम्मीद करें। पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री से मूर्खतापूर्ण अपुष्ट टिप्पणी वांछनीय नहीं थी। प्रतीत होता है कि उनका ध्यान भारत के साथ संबंधों को सुधारने की जगह नष्ट करने पर केंद्रित है। यही सही जान पड़ता है। ओली अपनी विचारधारा के सूत्र मौत्सुंगे तुंग से में खोजते हैं। भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन भी संस्कृति को तहस नहस करने का एजेंडा लेकर 1925 में शुरू हुआ था। वे रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में सर्वहारा क्रांति लाना चाहते थे। भारतीय संस्कृति वाम अभियान में बाधक थी। उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाया। भारत के पास दुनिया का प्राचीनतम ज्ञान ऋग्वेद था। इसके रचनाकार आर्य थे। कम्युनिस्टों ने आर्यों और लुटेरा और हमलावर बताया। वैदिक संस्कृति और समाज को असभ्य सिद्ध करने के प्रयास किए। वे वैदिक संस्कृति से टकराकर औंधे मुंह गिरे। नेपाल कम्युनिस्ट विचार के लिए स्वाभाविक भूमि नहीं है और ना ही भारत। जहां श्री राम वहां वाम का क्या काम। श्री राम परिपूर्ण जीवन शैली के पर्याय हैं। नेपाल और भारत के संबंध प्राचीन इतिहास में भी हैं। श्री राम देसी कम्युनिस्टों का भी निशाने पर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन एक नव जागरण था। जाति पंथ के आग्रह धराशायी हो गए हैं। मंदिर को लेकर मुकदमे चले। अदालती आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जन्मभूमि परिसर की खुदाई की। मंदिर के साक्ष्य मिले। वाम विचारों ने एएसआई पर भी आरोप लगाए। तथ्यहीन बाबरी मस्जिद की पैरवी और एएसआई के निष्कर्षों पर हमला ध्यान देने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की। ऐतिहासिक तथ्य, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास साक्ष्य बने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रमाणित हो गया। अगले माह से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है यानी आर्टिकल है कि नए शक्ति समीकरण का शिकार चाबहार। वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के समीकरण में हो रहे बदलाव की परिणति चाबहार के हमारे नियंत्रण से बाहर जाने के अंदेशे के रूप में दिख रही है। चाबहार से अफगानिस्तान तक हमारे पहुंचने जुड़ने का महत्वपूर्ण रेलमार्ग विकसित हो रहा है, जिसे पाकिस्तान प्रभावित नहीं कर रहा है। हाल में ईरान ने कहा कि वह इस रेल मार्ग का निर्माण खुद करेगा। हालांकि भारत ने इस मार्ग को बनाने को लेकर अपना संकल्प दोहराया है, लेकिन ईरान के इरादों को लेकर संदेह पैदा हो गया है। भारतीय भागीदारी को लेकर ईरान पहले भी सशंकित रहा है। इसी कारण यह प्रोजेक्ट उस तीव्रता से नहीं चला जिसकी प्रारंभ से अपेक्षा थी। ईरान की सोच में उसका धार्मिक एजेंडा सर्वोपरि है। राष्ट्रहित और राजनय उसके बाद आते हैं। लगता है कि नेहरू की रुचि मात्र कश्मीर घाटी तक थी। उन्होंने और माउंटबेटन ने संभवतः पहले से तय किसी योजना के तहत गिलगित और बाल्टिस्तान और पश्चिमी कश्मीर को पाक के कब्जे में जाने दिया। गिलगित की आवश्यकता शीत युद्ध के सैन्य अड्डों के लिए थी। कुर्द के चले जाने के परिणाम स्वरूप भारत और अफगानिस्तान से सीधे जमीनी संपर्क की संभावना ही समाप्त हो गई। स्वप्नजीवी नेहरू के लिए इन जमीनी सच्चाइयों का कोई महत्व ही नहीं था। कश्मीर एक जानबूझकर हारा गया युद्ध था। कोरोना के बाद के वैश्विक समीकरण में बड़े खलनायकों के रूप में उभरे चीन की अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर चलने लगी है। इतने वर्षों में चीन ने स्वयं को विश्व का कारखाना बना लिया है। अतः चीन का आर्थिक बहिष्कार दूर की कौड़ी है। चीन के ऊपर विश्व की निर्भरता तमाम प्रयासों के बावजूद काफी समय तक चलने वाली है। चीन की आर्थिक एवं क्षेत्रीय दबंगई का सामना करने के लिए क्वाड की अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की पहल सबसे महत्वपूर्ण है। चीन का सामना करने के लिए ब्रिटेन के अलावा शेष यूरोपीय देशों की भागीदारी अभी संदेह के घेरे में है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी निकट है। इसे लेकर संदेह है कि ट्रंप के बयान चुनावी पैंतरेबाजी है या स्थायी नीतिगत परिवर्तन। हम चीन के मुकाबले में फ्रंटलाइन देशों में सबसे पहले हैं। पूर्वी लद्दाख में हुए चीनी दुस्साहस के परिणाम स्वरूप घटनाक्रम का पहला राउंड तो भारत के पक्ष में गया। अब भारत में चीन की आर्थिक भूमिका सीमित करने का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थितियों में चाबहार
जायदान प्रोजेक्ट जैसे झटके आ सकते हैं। आज दुनिया में ईरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा कोई और देश चीन के साथ नहीं है। एक चीनी धुरी आकार ले रही है। भारत के तो खुले पत्ते मेज पर हैं। हम 1962 से ही चीन के मुकाबले में खड़े रहे हैं। देखना यह है कि जो दुनिया हमारा जिंदाबाद बोल रही है वह आगे मजबूती से हमारे साथ खड़ी भी रहेगी या कमजोर होकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं के मद्देनजर कोई नया आर्थिक चीनी लॉलीपॉप थामकर उसके प्रति नरम होकर उसके पीछे जाने का बहाना खोजेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है कि नेपाल की शरारत। बिहार के किशनगंज में नेपाली सुरक्षा प्रहरी की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय नागरिक के घायल होने के बाद अब यह अंदेशा यकीन में ही बदल गया है कि नेपाली सरकार भारत को उकसाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। किशनगंज की घाटी बीते एक महीने में तीसरी ऐसी वारदात है जिसमें नेपाली सुरक्षा प्रहरियों की ओर से जानबूझकर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया गया। पिछले महीने सीतामढ़ी में की गई इसी तरह की फायरिंग में तो एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। उस घटना का अफसोस जताने के बजाय अररिया में गोलियां चलाई गईं और अब किशनगंज का मामला सामने आया है। ऐसा लगता है कि चीन की गोद में बैठ चुकी नेपाल की मौजूदा सरकार भारत के संयम को उसकी कमजोरी समझ रही है। उसका मुगालता दूर करने के लिए भारत को कुछ करना होगा। यह इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि नेपाली सुरक्षा प्रहरी सीमा पर छेड़छाड़ कर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि उन्हें भारत के खिलाफ उकसावे वाली हरकतें करने को कहा गया है। सीतामढ़ी और किशनगंज सरीखी घटनाओं को लेकर कूटनीतिक स्तर पर नेपाल को कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए। निसंदेह इसके साथ ही नेपाली जनता को यह संदेश देने की आवश्यकता है कि उनकी कम्युनिस्ट सरकार भारत से जानबूझकर संबंध खराब करने पर तुली है और इसी क्रम में उनके हितों की भी परवाह नहीं कर रही है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि T20 विश्व कप पर फैसला आज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ऑनलाइन बैठक सोमवार को होगी। इसमें इस साल होने वाली T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर निर्णायक दौर की चर्चा होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उम्मीद है कि इसे स्थगित किया जाएगा जिससे कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL होने का रास्ता खुल सके। T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है, लेकिन देश के क्रिकेट बोर्ड ने विक्टोरिया राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मई में ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी में असमर्थता जाहिर की थी। तो ये आज का 20 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।